नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये आपका रिप्लेसमेंट का हम निकाल रहे हैं, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले फॉर्मेट आपके लिए डाल रहा हूं ताकि जब हम क्वेश्चन पढ़ें आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जब हम इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये रिप्लेसमेंट है। ऑल मशीनरी की आपको जो सेल है वो माइनस करनी है, और अगर इस पे टैक्स लायबिलिटी है या टैक्स सेविंग है उसका भी ध्यान देना है। टैक्स सेविंग है तो माइनस करेंगे और टैक्स लायबिलिटीज है तो ऐड करेंगे। दूसरा, जब आप इसमें कैश इनफ्लो कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान रखना है वो इंक्रीमेंटल होगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया अभी कंसेप्ट में ना। तो इसमें आपको जो शुरुआत होगी वो ऐसे होगी, इंक्रीमेंटल सेविंग इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर इसमें से माइनस करोगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, फिर ये आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करोगे, फिर वापस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। लक्ष्मण लिमिटेड ने परचेज की है स्पेशल मशीन 1 year ago एट ए कॉस्ट ऑफ ₹12,000। मान लीजिए आज हम सोच रहे हैं रिप्लेसमेंट के बारे में, और ये मशीनरी हमने 1 साल पहले परचेज की, तो मतलब ये ओल्ड मशीन की बात कर, तो ये मशीनरी ओल्ड मशीन की बात कर रहा है और हमें ओल्ड मशीन की बता रहा है जब हमने इसको परचेज किया है 12,000 में, दैट इज परचेज प्राइस। ओल्ड मशीन का परचेज प्राइस 12,000 हमने 1 साल पहले परचेज की। आई कह रहा था एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली ₹20,000। आपको मालूम है जब आप सेविंग निकालोगे तो आपको बता रहा है ओल्ड मशीन की जो अप्रोक्सीमेटली ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 20,000, तो सेविंग निकालने के लिए काम आएगी यहाँ पे। तो यहाँ लिख रहा हूं 20,000। फिर आपको बता रहा है एट प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, किस मशीन की बात कर रहा है? ओल्ड की, क्योंकि अभी तक न्यू की तो बात ही नहीं की इसने। बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹10,000। कह रहा है ये जो ओल्ड मशीन है आपने इसको परचेज किया था 1 year ago 12,000 में, आज उसकी वैल्यू यहां पर उसकी बुक वैल्यू बताई जा रही है, ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू बताई जा रही है 10,000। दोनों इंफॉर्मेशन ओल्ड मशीन के बारे में बता रहा है। ये बुक वैल्यू भी ओल्ड मशीन की थी और ये परचेज प्राइस भी ओल्ड मशीन का है। अब आप सोचो 1 साल पहले आपने उसे 12,000 रुपीज में परचेज किया था, आज उसकी बुक वैल्यू रह गई है 10,000। इसका मतलब ओल्ड मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने? 1 year का 2,000। And it estimated to have additional useful life of 5 years, after which its salvage value will be nil। आपको बता रहा है आज इसकी बुक वैल्यू 10,000 है, अभी भी इस पुरानी मशीन की और कितनी लाइफ पड़ी हुई है? 5 years। 1 साल पहले परचेज की थी तो इसकी 5 year और लाइफ पड़ी है। हम इस समय यहां हैं। आई कह रहा है आफ्टर विच इट सैल्वेज वैल्यू विल बी नील, तो यानी ओल्ड मशीन की 5 year के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, तो ओल्ड मशीन की स्क्रैप वैल्यू नील है। ये किसके लिए काम आएगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। वैसे हमने ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट कर लिया 2,000, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ओल्ड मशीन की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 12,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नील, डिवाइडेड बाय 6। क्यों? क्योंकि ये मशीन हमने आज से 1 साल पहले परचेज की थी, अभी भी इसकी लाइफ 5 years और है, तो इसका मतलब इसकी टोटल लाइफ कितनी थी? 6 years। तो लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन 12,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 2,000। हमने वैसे भी कैलकुलेट किया 2,000, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी 1 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू आपकी है 0 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा? 2,000। तो मतलब जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, सब जगह आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको ए न्यू मशीन हैज जस्ट कम इन द मार्केट विच विल डू द सेम जॉब। तो आपको बता रहा है अब न्यू मशीन आई है, सेम जॉब करती है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या लेने का? बट विद एन एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ओनली ₹16,000। जबकि पुरानी मशीनरी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? 20, इसकी कितनी पड़ रही है? 16,000। तो यही इसकी सेविंग बन जाएगी। यानी 20,000 अगर आप ओल्ड मशीन यूज कर रहे हो तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ रही है 20,000, न्यू मशीन यूज करोगे तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ रही है 16,000। तो आपको कितने की सेविंग हो रही है? 4,000। ये 4,000 पर ईयर है। इस मशीन की अब लाइफ कितनी है? 5 years है, तो ये 5 years तक आपको हर साल कितनी सेविंग होगी? 4,000 रुपीज। आगे बता रहा है द न्यू मशीन कॉस्ट ₹25,000। तो आपको नई मशीनरी की कॉस्ट बता रहा है 25,000, तो आपको पता है ये कैश आउटफ्लो के लिए काम आएगी। मैं लिख रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी
और अमाउंट कितना है 25,000। उसके बता रहा है इसकी लाइफ भी कितनी है 5 ईयर्स है विद 0 सैल्वेज वैल्यू। तो न्यू मशीन की भी आपको जो सैल्वेज वैल्यू बताई जा रही है वो 0 बताई जा रही है। तो आपको पता है ये सैल्वेज वैल्यू किसके लिए काम आएगी, अभी तो डेप्रिसिएशन के लिए। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 25,000 कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं दी हुई है, अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी होती तो वो ऐड करते, तो 25,000 क्योंकि ये फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना। तो 25,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये मशीन आप यहां परचेज कर रहे हो और इसकी लाइफ कितने ईयर्स है 5 ईयर्स है। तो हम न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे 25,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 ₹5,000। द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर ₹8,000। यानी अगर हम आज ओल्ड मशीन सेल करें तो कितने में सेल हो जाएगी 8,000 में। आज हम यहाँ है रिप्लेसमेंट, आज हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो सेल अमाउंट आपको पता है जो हमने मशीनरी सेल की है 8,000 की, ये कैश आउटफ्लो निकालते समय माइनस करना पड़ेगा। हम माइनस करेंगे 8,000। इसके ऊपर देखना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट लेते हैं जो भी आपने मशीनरी परचेज करने में एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे उसकी परचेज प्राइस, उसको लाने के जो खर्चे किए हैं, कोई फ्रेट पे किया है या कैरेज कार्टेज पे किया है या उसको कोई इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस किए, वो सब कुछ ऐड करना है। अगर यहां देखें तो सिर्फ परचेज प्राइस दिया हुआ है ओल्ड मशीनरी का, और कोई हमें लाने के खर्चे या उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिए हुए, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी 12,000। फिर वो आपने मशीनरी जितने ईयर यूज किए उतने ईयर का आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। तो आपको पता हमने 1 साल ही यूज किया और 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना था 2,000 की आपकी बुक वैल्यू निकल आएगी। सबसे पहले क्या लेना है, जो इस मशीनरी के ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, पहले उसकी टोटल कॉस्ट लीजिए। टोटल कॉस्ट का मतलब मशीनरी का परचेज प्राइस, मशीनरी को लाने में आपने अगर कोई फ्रेट पे किया या कोई कार्टेज पे किया है, फिर उसको इंस्टॉल करने में कोई एक्सपेंसेस पे किया, तो उन सबका टोटल कर लीजिए। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन उतने ईयर का माइनस कर दीजिए जितने ईयर आपने यूज किए। यहां सिर्फ हमने 1 ईयर यूज किया तो हमने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी थी आपको, अब हो सकता है गिवन हो भी, हो सकता है नॉट गिवन हो, तो मैंने इसलिए पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। लेस इसमें से क्या करेंगे सेल, और आपको पता है कितने में सेल हो गई है 8,000 में। जिसकी बुक वैल्यू हमारे लिए 10,000 थी, हमने उसको सिर्फ सेल कितने में किया 8,000 में। तो इससे पता चल गया 2,000 का क्या आ गया लॉस। हमें लॉस नहीं लेना, हमें टैक्स सेविंग लेनी है, जो किसके ऊपर निकलेगी लॉस के ऊपर। और टैक्स कितने परसेंट है आपको बताया जा रहा है 40%। हमें यहां क्या हुआ है लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। तो आपको पता है 2,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट करोगे 40%। तो ये 2,000 का 40% कितना आ जाएगा 800। तो लिखेंगे 40% ऑफ 2,000, तो ये आपका आ जाएगा 800। सबको क्लियर है पहले यहां तक? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब रिप्लेसमेंट होती है तो ओल्ड मशीनरी की सेल भी माइनस करनी है, और अगर लॉस हुआ है तो टैक्स सेविंग भी माइनस करनी है, और अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है तो फिर टैक्स लायबिलिटी प्लस करनी है। टैक्स सेविंग माइनस होती है और टैक्स लायबिलिटीज प्लस करनी है आपको। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, मशीनरी की पहले टोटल कॉस्ट लीजिए, उसमें से डेप्रिसिएशन उतने ईयर का माइनस कर दीजिए जितने ईयर आपने यूज किया है। बुक वैल्यू आ जाएगी, उस बुक वैल्यू में से सेल माइनस कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एसोसिएटेड विद दिस रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो आपको पता हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इनिशियल कैश आउटफ्लो, क्योंकि परचेज प्राइस दिया हुआ था, कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं दी हुई थी, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए थे, और आपको ना कोई वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो सिर्फ यही दिया था। बाकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको पता है इतना और करना पड़ता है, तो हमने ये माइनस कर दिया। इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो 16,200। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो आपको पता है ओल्ड मशीन का 2,000 है, न्यू मशीन का 5,000 है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3,000। 5,000 माइनस 2,000 3,000 माइनस कर दोगे तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,000। अब इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स, कितने बताया हुआ है 40%, तो लेस टैक्स 40%। टैक्स 40% माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 400। अब टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया 600। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि
इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो, तो बस उसमें वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन भी कौन सा ही ऐड करोगे, इंक्रीमेंटल, जो कितना है 3000, तो आपका निकल के आ गया इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 3600। पता है ये 5 इयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। हमें ये 5 इयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन आपके दिमाग में मुझे डालना जरूरी था ये 1 ईयर का नहीं है, ये जितनी उसकी लाइफ है उतने ईयर्स के लिए। बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ 1 ईयर का है, नहीं, ये 1 ईयर का नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार भी रिप्रेजेंट कर सकते अगर इक्वल आ रहा है। हो सकता है जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हर बार इक्वल हो, वो डिफरेंट भी कर देगा, जैसे आपको कैश इनफ्लो देगा वो अलग अलग दे देगा बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, फिर आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। और ये बात मेरी समझ लोगे जब हम आने वाले क्वेश्चंस करने वाले। हमने इनिशियल भी निकाल लिया, सब्सिक्वेंट भी निकाल लिया, अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनल की। पहले मैं इसको हटा रहा हूं ताकि स्पेस बन जाए टर्मिनल के लिए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन पता है 0 है, तो यहां लिख देंगे नील। टैक्स सेविंग या टैक्स लायबिलिटी, तो देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैंने कहा था जनरली न्यू मशीन के ऊपर ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करवा रहा हूं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट, आपको पता है टोटल कॉस्ट सिर्फ 25,000 है, क्योंकि सिर्फ परचेज प्राइस दिया हुआ है, अलग से कोई आपको इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस या उसके लाने के कोई एक्सपेंसेस, मशीन को लाने के एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिए हुए। उसमें से लेस कर दिए डेप्रिसिएशन, जितने ईयर आपने उसको मशीन को यूज किया। आपको पता है मशीन पूरे 5 ईयर यूज की हमने, तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी 5 इयर्स का माइनस होगा, और ये डेप्रिसिएशन पर ईयर है 5000, तो 5 ईयर का कितना हो गया 25। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, नील। सेल, आपको पता है सेल मतलब स्क्रैप वैल्यू से ही है, वो भी क्या है नील, तो आपको पता है ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, तो इसलिए ना टैक्स सेविंग आएगी ना टैक्स लायबिलिटी आएगी। और वर्किंग कैपिटल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो कुछ भी नहीं है, नील है। तो जब नील है तो उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आपको मेरे को समझाना था इसलिए मैंने दिखाया आपको। और याद रखना है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं ये चीज, तीनों में से कुछ भी आ गया, मान लो अगर स्क्रैप वैल्यू नील होती लेकिन कोई प्रॉफिट या लॉस आ जाता तो हमें बनाना पड़ता, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज आ गई, 3 है, या तो स्क्रैप वैल्यू या प्रॉफिट लॉस में से, जो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो लायबिलिटी आ रही होगी, लॉस हुआ होगा तो टैक्स सेविंग आ रही होगी, या वर्किंग कैपिटल रिलीज। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको बनाना पड़ेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो, लेकिन यहां तीनों ही नहीं है। तो नोट कर लीजिए, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हमने जो किया इसमें हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, अभी कैपिटल बजटिंग नहीं हुई, अभी तो आप कैपिटल बजटिंग के लिए तैयार हो रहे हो आप, क्योंकि कैपिटल बजटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको ये कैलकुलेट करना आता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो या सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे, इसी के बाद ही कैपिटल बजटिंग स्टार्ट होती है। यानी कैपिटल बजटिंग करने के लिए पहले आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ कैपिटल बजटिंग के लिए आपका मैंने बेस तैयार किया कि सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो भी सकता है क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करके दी हो, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर हमें ही कैलकुलेट करना होता है। तो आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हम कैपिटल बजटिंग की अब टेक्निक भी यूज करेंगे। अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन सीखी है जो कैपिटल बजटिंग से पहले करनी पड़ती है। अब हम डिसीजन लेंगे कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।